हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक आधुनिक भारत का काल यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद का जो पीरियड है उसको देख रहे हैं। 18वीं सदी में भारत राज्य और साम्राज्य यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो नए स्वतंत्र राज्य उभर कर आते हैं, उदय होता है जिन राज्यों का, उन राज्यों को, उसमें से जो प्रमुख राज्य थे उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुग़ल साम्राज्य जैसे जैसे कमज़ोर होता जा रहा था वैसे वैसे स्थानीय जो शक्तियाँ थी वो सर उठाना शुरू कर दिए थे। स्थानीय शक्तियाँ अपना सर उठाना शुरू कर दिए थे, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा आदि कुछ प्रमुख सूबे थे या प्रांत थे। इसमें से अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे इन दोनों सूबे को, अवध को और हैदराबाद को, उत्तराधिकार वाले राज्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए, जो नए स्वतंत्र राज्य जो उभर कर आए थे मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद या पतन के बाद, उसमें सबसे पहले देखेंगे हैदराबाद को। हैदराबाद जो कि दक्कन भारत में पड़ता है, 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क असफ जाह, जिसका असली नाम चिनक्लीज खां था, इन्होंने यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में हैदराबाद को जो है एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी कि स्वतंत्र राज्य का स्थापना करते हैं। इसका असली नाम चिनक्लीज खां था और इसे यह टाइटल दिया गया था। इन्होंने खुलेआम कभी घोषणा नहीं किया कि मैं स्वतंत्र हूँ, बल्कि वो अपने व्यवहार में स्वतंत्र शासक का पूरा काम को करता था, यानी कि किसी दूसरे सूबे में आक्रमण करना या फिर कोई संधि करना ये खुद से ही करते थे, यानी कि इसके लिए वो मुग़ल जो सम्राट था उनसे कोई भी तरह का सलाह मशवरा नहीं करता था, यानी कि ये खुद को स्वतंत्र शासक मान लिया था लेकिन घोषणा नहीं किया था। दक्कन में स्वतंत्र राज्य का जो सपना इससे पहले चिनक्लीज खां से पहले भी जुल्फ़िकार खां ने देख रखा था, लेकिन 1713 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है और इसका जो सपना था वो अधूरा रह जाता है। कहा जाता है कि चिनक्लीज खां जो है दिल्ली में मुग़ल दरबार में वज़ीर के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1722 से लेकर के 1724 तक वज़ीर के पद पर भी रहे, लेकिन वज़ीर के पद पर काम करते हुए इन्होंने कई कोशिशें भी किया था, लेकिन इसकी जो कोशिश किया गया था प्रशासन को सुधारने के लिए या फिर साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, इनके किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया। इसलिए उन्होंने, यानी कि दरबार का जो माहौल था बहुत ही दूषित था और उनसे वो परेशान होकर के, तंग होकर के शिकार का बहाना करते हुए वो दक्षिण भारत के लिए निकल जाते हैं। जब सम्राट को मालूम चलता है दक्कन जाने के बाद जब मालूम चलता है सम्राट को गुप्त प्रस्थान के बारे में, तो वो आनन फानन में मुबारिज़ खां को हैदराबाद का वायसराय बना देते हैं और सुकर खेड़ा का युद्ध होता है, यानी कि चिनक्लीज खां और मुबारिज़ खां के बीच, जिसमें मुबारिज़ खां मारा जाता है और मारे जाने के बाद सम्राट को निज़ामुल मुल्क को ही वायसराय घोषित करना पड़ता है और उसे आसफ जाह का उपाधि भी प्रदान करते हैं। इस तरह से वो हैदराबाद का शासक बन जाते हैं। इन्होंने जागीरदारी जो प्रथा था उसको चलाया और अपने प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। जो बड़े बड़े उपद्रवी और जो बागी जमींदार थे उनको अपना लोहा मनवाया, यानी कि अपना अधीनता को स्वीकार करने के लिए विवश किया। मराठों को अपने क्षेत्र के अंदर आने नहीं दिया कभी। करनाल का युद्ध में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए इसको दिल्ली बुलाया गया था। जब नादिर शाह दिल्ली से वापस जा रहे थे तो सम्राट को सचेत किया था कि इसके ऊपर नज़र रखना, यानी कि कहा जाता है कि नादिर शाह ने जताया था कि ये जो निज़ामुल मुल्क है यानी चिनक्लीज खां, ये ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक चालाक और महत्वाकांक्षी है। चलिए उसके बाद आते हैं अगले राज्य कर्नाटक पर। कर्नाटक जो कि हैदराबाद का जो निज़ाम के अंतर्गत ही ये कर्नाटक आता था दक्कन का, जो कि एक मुग़ल सूबा था हैदराबाद निज़ाम के अंतर्गत, और इसका जो नवाब होता था उसको नायाब सूबेदार कहा जाता था, यानी कि कर्नाटक का नवाब, जैसे कि
नायब सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने दक्कन के नवाब से स्वतंत्र होकर यानी कि इस ओहदा को वंशानुगत बना लिया था। दक्कन के नवाब यानी कि हैदराबाद के नवाब से स्वतंत्र हो गया था। कर्नाटक के नवाब सआदत खां अपने भतीजा दोस्त अली को बिना निज़ाम के मंजूरी यानी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उससे बिना मंजूरी के ही उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और इस तरह से 1740 के बाद कर्नाटक में नवाबी के लिए यानी कि इस पद के लिए जो वंशानुगत बना दिया जाता है इसके लिए काफ़ी संघर्ष होता है, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और यूरोपियों को इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। यानी कि एक जो परंपरा थी यहाँ पर नवाब के नियुक्ति को लेकर के, वो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके मतलब सहमति से होता था। लेकिन यहाँ पर जो है सादत खां अपने भतीजा को अपने मर्जी से घोषित कर देते हैं। इस तरह से वो भी अपने आप को मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का फ़ायदा उठाते हुए स्वतंत्र हो जाते हैं। बंगाल। अब आते हैं अगला जो प्रांत था जो आज़ाद हो रहा था, अपने आप को कर रहा था, उसमें एक बंगाल भी शामिल था। कहा जाता है बंगाल के बारे में कि सबसे पहले मुगल कोई अगर सूबा या प्रांत स्वतंत्र हुआ था तो वो बंगाल ही था, और सबसे पहले ब्रिटिश के अधीन आने वाला प्रांत भी बंगाल ही था। मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र बंगाल का स्थापना करते हैं। मुर्शिद कुली खां को 1717 में फर्रुख सियार के द्वारा बंगाल का सूबेदार घोषित किया जाता है। लेकिन यह जो है 1700 ईस्वी से ही वहाँ पर शासन कर रहा था, वहाँ का शासक बना हुआ था जब उसे दीवान बनाया गया था। यानी कि ये 1700 में जो इसको जब दीवान बनाया गया था तभी से वहाँ का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर लिया था। लेकिन फर्रुख सियार बाद में इसको सूबेदार घोषित करता है, तब से अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लेता है। ये जो है मुर्शिद कुली खां बादशाह को कोई शक नहीं होने दिया, यानी कि ये नियमित रूप से जो नजराना की जो रकम होती है, एक बड़ी रकम, वो भेजता रहा ताकि दिल्ली में मुगल सम्राट को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। 1727 ईस्वी में जब मुर्शिद कुली खां का मृत्यु हो जाता है तो उसका दामाद शुजाउद्दीन 1739 तक के लिए गद्दी पर बैठते हैं, बंगाल के गद्दी पर बैठते हैं। और फिर 1739 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा सरफराज खां बंगाल के गद्दी पर बैठते हैं। सरफराज खां को उसी वर्ष, जिस वर्ष वो गद्दी पर बैठते हैं, उसी वर्ष अलीवर्दी खां के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। और अलीवर्दी खां जो है मुगल सम्राट से सहायता लेकर के, रिक्वेस्ट करके, और यानी 2 करोड़ रुपया नजराना देने के वादा करके दे करके जो है वो गद्दी ले लेते हैं। और उसके बाद फिर वो आइंदा फिर उस नजराना को देने से इनकार कर दे, जब उसे नजराने की मांग की जाती है तो वो देने से इनकार कर देते हैं। और 1757 ईस्वी तक जो है ये गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद फिर 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं, और इसी वर्ष जो है सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध का सामना करना पड़ता है, जो कि बंगाल का जो है अंतिम स्वतंत्र शासक था। उसके बाद फिर ये बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। अवध जिसका स्वतंत्र राज्य के संस्थापक जो है अवध का, वो सआदत खां था, यानी कि सआदत बुरहानुल मुल्क। 1720 से लेकर के 22 तक ये जो है आगरा का सूबेदार के पद पर कार्य किया था। और फिर 1722 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार घोषित कर देता है, जहाँ पर वो मुगल साम्राज्य से अलग होकर के एक अवध राज्य का स्थापना करते हैं। इन्होंने जैसे ही 1722 ईस्वी में अवध के गद्दी पर बैठते हैं तो ये राजस्व जो बंदोबस्त है उसको लागू करता है, और जो किसानों से उचित लगान होता है उसको लागू करते हैं, या जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु होते हैं, क्योंकि इनके जो सेनापति होते हैं वो हिंदू होते हैं, और जो उच्च अधिकारी होते हैं वो भी हिंदू ही होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने सआदत खां को नादिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया था। और फिर बाद में क्या होता है कि नादिर शाह को फिर ये इन्वाइट करते हैं, बाद में सआदत खां दिल्ली आने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उसे वो 20 करोड़ रुपया दिलाएंगे। लेकिन वादा न पूरा करने की स्थिति में या डर से 1739 ईस्वी में ही वो जहर लेकर के, मतलब जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद 1739 के बाद फिर उसका भतीजा और उसका दामाद सफदरजंग अवध के गद्दी पर बैठता है, जिसे कि 1748 ईस्वी में
वजीर बनाया जाता है और साथ ही उसे इलाहाबाद प्रांत भी दे दिया जाता है। ये जैसे ही गद्दी संभालते हैं तो जो भी बागी जमींदार होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, विद्रोह को शांत करते हैं और मराठा सरदारों से दोस्ती भी कर लेते हैं। लेकिन आगे चल कर के जब पेशवा दिल्ली में जाकर सफदरजंग के जो दुश्मन हैं उनसे मिल जाते हैं तो फिर उसका जो ये दोस्ती था वो टूट जाते हैं। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है सफदरजंग की। उसके बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनते हैं। नवाब के साथ साथ इसको वजीर भी बनाया जाता है, जो कि बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है 1764 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में आसफउद्दौला अवध की गद्दी पर बैठते हैं, जो अपनी राजधानी फैजाबाद से लेकर के लखनऊ लेकर के आ जाते हैं। और इसका अवध का जो अंतिम शासक था, स्वतंत्र शासक, वो था वाजिद अली शाह। उसके बाद 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी इसको अंग्रेज़ी हुकूमत में या जो अंग्रेज़ों के अधीन में आ जाता है ये अवध। उसके बाद देखते हैं अगला जो टॉपिक है, जो प्रांत है मैसूर, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, हैदराबाद के पास, जो कि हैदर अली के अधीन में इस प्रांत का या इस सूबे का उदय होता है। 18वीं सदी के प्रारंभ में ये जो मैसूर था, इसमें नंजराज और देवराज, नंजराज यानी सर्वाधिकारी और देवराज दुलवाई नाम के दो मंत्री के हाथों में यहाँ की पूरी शक्ति था। यानी कि इन्हीं दोनों के हाथों में जो यहाँ के राजा थे कृष्णराज, उनको कठपुतली बना के रखा था। ये सारे पावर यही लोग यूज कर रहे थे। हैदर अली का फिर जन्म होता है एक साधारण परिवार में, और साधारण परिवार जन्म होने के बाद वो शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन वो कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के धनी होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक चालाक राजनीतिज्ञ था और प्रतिभाशाली सेना नायक भी था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में वो एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना करते हैं। 1761 ईस्वी में ये जो नंजराज था, इसको सत्ता से अलग करके मैसूर पर अपना अधिकार कायम कर लेते हैं। 1769 में अंग्रेजों को हराया था और 1782 ईस्वी में हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध करते हुए मर जाता है। उसके बाद 1782 में इसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं या फिर शासन चलाते हैं। यह गद्दी पर आने के साथ ही नए कैलेंडर को लागू करता है, सिक्का ढलाई का काम शुरू करता है, मापतोल का नया पैमाना लागू करता है। इन्होंने टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, साथ ही जाकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। उसकी एक लोकप्रिय उक्ति है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। 1791 ईस्वी में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा था, तो टीपू सुल्तान ने मां शारदा की प्रतिमा बनाने के लिए पैसे दान दिए थे। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ते हुए वो अंग्रेजों के हाथों मारा जाता है, और इस तरह से ये अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है यह क्षेत्र। चलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में।